Okay, very good morning to all of you and welcome back. So I hope the weekend has recharged all your batteries and you are all in like peak charged capacities. That's the best I can say. Anna? Well, good morning messages from Priyank, Hardik, Aditya asked a long question. लगता है काफी देर तक टाइप कर रहे थे. Okay, let's look at the question first. Good morning from Arav as well. Aditya has asked me, I want to ask that in CPT, can there be questions to derive mensuration formulas through integration and certain units and dimensions can be asked to find out? Till now, we don't know the formula. Chalo, ठीक है, समझ गया. I understand the concern, I mean. So let me first address that concern. ठीक है ना? तो कंसर्न ये है कि क्या वो वाले डायमेंशंस आ सकते हैं जो कि हमें पता ना हो, है ना? तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं. Is that जो क्लास में बताया गया ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डायमेंशन, बस उतना ही कर, उससे ज्यादा नहीं चाहिए. ठीक है ना? कुछ एक्स्ट्रा बताया गया ना, जैसे आई थिंक शायद कैपेसिटेंस का बताया गया, वोल्टेज का तो क्या तुम लोगों को पता ही होना चाहिए कि वोल्टेज तो लाइक यू स्टडीड इन क्लास 10. ठीक है ना? प्लस उसी से रिलेटेड मत, नॉट एनीथिंग न्यू आई मीन, बट यस उसी से रिलेटेड जो भी डायमेंशंस है वो पता होना चाहिए. दैट इज द पॉइंट. ठीक है ना? और see, as far as derivations of mensuration formula through integration is concerned, well, that can be there. That can be there. ठीक है ना? Arav has asked कि please tell the dimension of Young's modulus. चलो अभी बताता हूँ. I will just tell you. ठीक है ना? तो Young's modulus क्या है ना? Young's modulus होता है stress by strain. ये होता है Young's modulus का डेफिनेशन. अब स्ट्रेस क्या है ना? बस इतना ही बहुत है. स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स बाय एरिया. और स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ बाय लेंथ. तो देखो स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं. क्यों? ये देखो डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ और एल इज लेंथ, कोई डायमेंशन ही नहीं है ना? दैट्स हाउ. Aditya has also asked about inductance. Okay. इंडक्टेंस के मैं डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बताता हूं, मैं तुमको फॉर्मूला बता देता हूं एंड आई थिंक दैट विल हेल्प, है ना? और वो है एनर्जी Q इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर. आई थिंक दैट विल हेल्प. सर अगर सीपीटी में किसी डायमेंशन को पूछा तो उसका फॉर्मूला गिवन होगा ना, अगर जो हमें नहीं पता. हमें जो नहीं, ऐसे हमें नहीं पता वो वाला नहीं है, जो तुमको क्लास में नहीं बताया. ठीक है ना? जो तुमको क्लास में नहीं बताया गया वो जो है बता दिया जाएगा. सर एल का मीनिंग क्या है इस फॉर्मूले में? हाँ बेटे. सर एल का क्या मीनिंग है? L is your inductance. L is I is current. हाँ? सर I current है. हाँ, I is current. This energy. This is current. And this is inductance. ठीक है? Okay, there is a question and that is from Arav and that is equivalent capacitance. देखो equivalent capacitance तो इसलिए क्वेश्चन नहीं आ सकता अभी फिलहाल. That is because जैसे रेजिस्टेंस होता है ना सीरीज में, ऐसे कैपेसिटेंस में भी होता है. तो लाइक जो तुमने अभी पढ़ा ही नहीं है तो उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, सो डोंट वरी. ठीक है? चलो आई थिंक दैट्स इट देन. अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एचसीवी का
क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए and to also send these questions away so that we can discuss if required. तो मैंने देखा था कि बहुत लोगों ने भेजे हैं, you know, that's a good sign, but the bad sign at the same time is that बहुत लोग नहीं भी भेजे. So it's both sides of the coin is there. So therefore मैं पहले तो पूछना चाहूंगा कि जो लोग नहीं भेजे हैं उसके पीछे रीजन क्या है ना? So can I know a little bit? आर्यन बेटे, आर्यन तुम्हार can I have you here? Yes, sir. Yes, have you sent it बेटे? No, sir. क्यों नहीं? Sir, I started with like B.M. Sharma and देखो मैंने that पहले other book. बोला So, देखो मैंने पहले ही बोला इस दैट थोड़ा सा ना ग्रेजुएशन करके तैयारी करो तो ज्यादा अच्छा है. मीन स्टार्ट विद अ लिटिल, थोड़ा सा इजी से स्टार्ट करो और बेसिक से स्टार्ट करो. उसी इसलिए मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट सब लोग कम से कम बेसिक्स तो करें, क्योंकि उसके बाद में सबके चॉइस अलग अलग हो जाते हैं. एंड आई डोंट वांट टू इंपोज एनी चॉइस पर्टिकुलरली. कुछ लोग कोटा क्वेश्चन बैंक करते हैं सॉल्व, कुछ लोग डीसी पांडे सॉल्व करते हैं, कुछ लोग पीएम शर्मा सॉल्व करते हैं. सो एवरीबॉडी इज फ्री. ऐसे कुछ नहीं कि यही करो और वही करो. दैट आई एम नॉट इंपोजिंग, डोंट वरी. बट द पॉइंट इज दैट एटलीस्ट जो बेसिक्स दिया जाता है तो उतना कर लो, सो दैट यू नो उसके आगे का जो छलांग है, जो जंप है, दैट बिकम्स ईजी. ठीक है ना बेटा? yes, sir. चलो आगे से ध्यान रखना फिर. Yes, sir. Let's maybe have somebody else and then after that move on. Who can be that somebody? Huh? चलो. Can we have Palak Mittal on air बेटे? Palak Mittal on air. हाँ बेटे, तुमने सॉल्व कर लिया क्या? Yes, sir. Have you sent? No, sir. Oh, क्यों? सर मुझे मिले नहीं सर. मैंने वेक्टर्स कहाँ पे सॉल्व किए थे? अरे ये कैसे रीजनिंग है भाई? सर मैंने किसी सर प्रैक्टिस बुक कॉपी में सॉल्व किए सर, फिर वो मिल ही नहीं रहे थे सर. अच्छा, इतना पहले से सॉल्व कर लिए थे? नहीं सर, छुट्टियों में ही किए थे सर, वेकेशन. अच्छा, वेकेशंस में किए थे. अच्छा चलो ठीक. नहीं लेकिन थोड़ा सा ना आगे से, ये मैं सबको ही बोल रहा हूँ, आगे से थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाओ. मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई ऐसे जैसे बच्चों जैसे होता है ना फॉर्मल होमवर्क करना, उतना नहीं चाहिए. मैं उसकी बात नहीं कर रहा. लेकिन कम से कम इतना हो कि क्वेश्चन सॉल्व किए तो कम से कम उसका जो है ना जगह पता होना चाहिए कहाँ पे किया एंड इमीडिएटली जस्ट क्विकली सेंड द पीडीएफ ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है ना, व्हाटएवर वर्किंग यू हैव डन. और ये भी मैं कहूंगा इज दैट वर्किंग जरूरी नहीं कि तुम बहुत स्टेप बाय स्टेप करो. ठीक है ना? जैसे एक एग्जाम में टिपिकली हम लोग करेंगे कंप्यूटर एग्जाम, ठीक वैसे ही करो. कंप्यूटर एग्जाम में जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो वी डोंट राइट टू मेनी स्टेप्स, वी ट्राई टू और टेंड टू जंप स्टेप्स. और हम भी यही चाहते हैं. हम ये नहीं चाहते कि तुम बहुत ज्यादा स्टेप्स लिख के करो. ये भी ध्यान रखना. ठीक है ना बेटे? चलो लेट्स नाउ गेट स्टार्टेड. पहली बात तो आई वुड लाइक टू आस्क इज दैट लेट्स टर्न टू पेज नंबर 29 ऑफ एचसीवी. ठीक है ना? उसमें मैं देख रहा हूँ कि कुछ वेक्टर के क्वेश्चंस है और कुछ इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं मुझे, और शायद कुछ उसके भी क्वेश्चंस है, एरर के भी, है ना? So therefore let's focus our attention first to that one. ठीक है ना? इसमें से कोई डाउट्स वगैरह है तो एक बार पूछ लो पहले, और नहीं तो मैं ही कुछ क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके डाउट बना के पूछूं. Yes? Anybody would like to ask anything on that? Or 23rd is one question. ठीक है. और कोई क्वेश्चन बेटे 23rd के अलावा? ओके 20, 21, 23 and वो हेक्सागन वाला 12, that is 12, 20, 21, 23. Okay, 12,
20, 21, 23, ठीक है। Anything else? अभी ऑब्जेक्टिव में भी रहने दो बेटे, ज्यादा हो जाएगा फिर। 8th क्वेश्चन, ओके, 8 को कैरम बोर्ड वाला है ना, ठीक है, समझ गया। ट्वेंटी टू भी है, 22 भी, ठीक है। आज कुछ मुझे बोर्ड ना, अच्छा 18 फ्रॉम फिजिक्स एंड मैथ्स, चलो उसका भी फिलहाल रहने दो, अदरवाइज विल गेट टू बिहाइंड। लेट्स स्टार्ट विद द कैरम बोर्ड क्वेश्चन। और कैरम बोर्ड क्वेश्चन बोले 4 फीट बाय 4 फीट का स्क्वायर है, एंड हिट्स द स्ट्राइकर moves to the front edge. The queen hit by the striker moves to the front edge, reverts and gets to the hole behind the striking line. Find the magnitude of the displacement of the queen from the center to the front edge and from the front edge to the hole, from the center to the hole. Okay, देखो कैरम बोर्ड क्वेश्चन में क्या दे रहा है देखो। अच्छा तब तक ना जो लोग कैरम बोर्ड क्वेश्चन कर चुके हैं ना, मैं उनको भी एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये है कि सपोज ये जो कैरम बोर्ड क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने दे रखा है सपोज 4 फीट बाय 4 फीट, ये भी 4 दे रखा है, ये भी 4 दे रखा है, ठीक है। अच्छा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक क्वीन है जो कि एकदम सेंटर पे था और वो यूं जाता है और ऐसे फिर वो पॉकेट में चला जाता है। तो S1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है और S2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है और S3 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पूछा है। So this is what is being asked of it. S1 vector, S2 vector and S3 vector. ठीक है ना? Just a second. ना मुझे somehow लग रहा है कि सर आपकी कैमरा में थोड़े अनक्लियर जैसा लग रहा है। हाँ वही, अब देखो बेटर हुआ। वो एक्चुअली ना कैमरा उल्टा रखा था ना, तो मुझे लगता है डस्ट पकड़ ली। अब देखो थोड़ा सा बेटर हुआ। चलो कोई मुझे लग रहा था, चलो मैंने अभी जस्ट कैमरा को थोड़ा सा स्क्रिबल किया तो बेटर हुआ। चलो 18 भी है। ओके अब सुनो, एक क्वेश्चन तो मैं ये भी सॉल्व करने वाला हूँ, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ। सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो क्वीन है ना, ये ऐसे 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 और फिर ऐसे आया, ठीक है। ऐसे में S1 वेक्टर और S2 वेक्टर बताओ। ठीक है ना, तब तक मैं ये करता हूं और तब तक अगर कोई और इंटरेस्टेड है तो ये भी कर सकते। इज दैट ये क्वीन यूं गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर पॉकेट में चला। तो ऐसे केस में तुमको बताना है कि S1 वेक्टर और S2 वेक्टर कितना होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको ओरिजिन लेके करना है, ये ओरिजिन ले लेना x और ये y एक्सिस, तो अकॉर्डिंगली सॉल्व। फाइन, तब तक जो लोग कैरम बोर्ड क्वेश्चन कर चुके हैं वो लोग ये सॉल्व करें, तब तक मैं ये वाला क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन इज दैट, देखो यहाँ पे ना एक चीज थोड़ा सा रियलाइज करो कि अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, इन दैट केस ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा, ठीक है ना। The two triangles are similar. है या नहीं? चल तो ऐसे केस में देखो, ये अगर 4 फीट होगा तो ये क्या होगा, 2 फीट। और एक चीज देखो, सिमिलर का मतलब क्या हुआ कि साइड रेशियो सेम होगा, यानी ये अगर 2 फीट है, ये तो 4 फीट है ना, तो ये हो गया 2:4। और ये सिमिलर इसलिए क्योंकि सेम एंगल पे वापस आए, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। अब बताओ सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो अगर ये 2 होता है और अगर ये 4 होता है
तो यानी 1:2 रेशियो हुआ, यानी क्या होगा, यहाँ पे अगर x होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। देख लो अच्छे से। तो दैट्स इट। यानी 3x कितना हो गया भाई, ये पूरा तो 4 फीट दे रखा है, तो 3x कितना हो गया 2 फीट। तो therefore 3x is equal to 2 and therefore x equal to 2/3, यानी x का वैल्यू 2/3 आ गया। तो therefore S1 वेक्टर क्या आ गया, S1 वेक्टर आ गया -2/3 आई क्या, है ना, इस तरफ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, देखो ये वेक्टर, और जो इसके x कंपोनेंट आ गया वो आ चुका है 2/3, यानी -2/3 आई क्या, और y में कितना गया 2 प्लस 2j क्या। तो दिस इज योर S1 वेक्टर, हो गया S1 वेक्टर। अब आ जाओ S2 वेक्टर, ये वाला, ये कितना होगा, x में तो 2x है इस तरफ, तो यानी 4/3, यानी S2 वेक्टर हो गया -4/3 आई क्या, और y में कितना हो रहा है, देखो y में नीचे जा रहा है ना, ये देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट का वेक्टर, तो x में इतना गया, ये देखो x में इतना गया, तो -4/3 हुआ क्योंकि 2x है, और y में इतना है यानी -4/3। ये तो गया इसका आंसर। अब आ जाओ इस क्वेश्चन का आंसर, इसे किसने दिया अभी तक, ये अभी तक किसने आंसर दिया नहीं, चलो कोई बात नहीं, शुड ट्राई। हमें ठीक है, प्लीज ट्राई। अब इसको सॉल्व करो जरा। ये मैंने क्या किया, कैरम बोर्ड वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर, एंड आई एम आस्किंग नाउ फाइंड आउट S1 वेक्टर, ये वाला और ये वाला। वैसे तो पूछने के लिए और भी पूछ सकते हैं, बट आई थिंक इतना ही बहुत, उतने में ही पता चल जाता है कि कितना आ गया नहीं। ठीक है, चलो, इन द मीनवाइल लेट मी हैव द क्वेश्चन 12 इन द आउटलुक। आई मीन okay, question number 12 actually based on what is called as polygon law। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ कैसे, देखो अगर मान लो आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 12, अगर मान लो कोई वेक्टर ऐसे हुआ, फिर वेक्टर ऐसे हुआ, फिर वेक्टर ऐसे हुआ, फिर वेक्टर ऐसे हुआ, है ना, फिर वेक्टर ऐसे हुआ, फिर वेक्टर ऐसे हुआ, तो अगर मान लो हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल ऐसे ज्वाइन करते जाओगे ना, then how do we find out the resultant of all these vectors? The resultant is found out by what? By joining the tail of the first vector to the head of the last vector. तो resultant को क्या वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया resultant vector from here till the head of the last, तो ये हो गया resultant। तो दिस इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, कोई ऐसे नया कोई लॉ नहीं, तो इट्स अ एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ दैट इज कॉल्ड एज पॉलीगॉन। हो गया। अब क्या देखो, ये हो गया इसका रिजल्ट। अब क्या देखो, सपोज मैं क्या करता हूं, इस पॉलीगॉन को पूरा ही कंप्लीट करता हूं, यानी मैं एक वेक्टर ये भी ड्रॉ करता हूं, यानी ये भी एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो क्या हो जाएगा, है ना, तो ये होगा कि ये जो रिजल्टेंट है ये तो काउंटर हो गया, यानी इससे क्या पता चल रहा है, दैट इफ यू कंप्लीट अ पॉलीगन ऑफ वेक्टर्स द रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी फॉर अ कंप्लीट पॉलीगन रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 0, यानी अगर एक पॉलीगन को कंप्लीट करो, कंप्लीट होना चाहिए लेकिन, तो इन दैट केस क्या होगा, रिजल्टेंट 0 आएगा। अब इसका फायदा उठाऊंगा कैसे, लेट्स सी। अच्छा, बाय द वे एक वो थर्ड वाला भी था, है ना, एक थर्ड वाला भी था,
वो कितना था, -2 i कैप -2 j कैप, वो जो ये वाला, ये S3 वेक्टर। S3 वेक्टर क्या ना, 2 और 2 करके -2 i कैप -2 j कैप। मैंने एक्चुअली S3 वेक्टर भूल गया था, तो S1 S2 तो लिख दिया था, S3 भूल गया था, तो S3 हो जाएगा -2 i कैप -2 j। चलो नाउ लेट्स गो टू दैट पॉलीगन वाला क्वेश्चन। तो पॉलीगन वाले में क्या हो रहा है, देखो कि एक वेक्टर ये आ गया, एक वेक्टर ये है, इट्स हेक्सागन। हाँ, एक वेक्टर ये आ गया, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये। अब एक काम करो, इनके जो x कंपोनेंट है और इनके जो y कंपोनेंट है, दोनों मिला के 0 होगा, है या नहीं? अच्छा, हेक्सागन में एक फायदा क्या है कि हेक्सागन में ये जो एंगल होता है ना, दिस एंगल टिपिकली इज 60 डिग्री, यानी π/3। ठीक है, और इसी के बारे में पूछा, ये देखो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2π/3। ये एंगल तो 180 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा, है ना, 4π/3। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 2π। 5π/3। नहीं, हमें तो उस तरफ से देखना है ना, हमें इस तरफ से देखना। ठीक है, देख लो, यानी क्या हो रहा है समझो, व्हाट इज हैपनिंग इज दैट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इफ यू लुक एट दिस वेक्टर, तो एक काम करते हैं, क्योंकि इसका रिजल्टेंट 0 है, तो इसका मतलब इसके x कंपोनेंट भी 0 होगा और इसके y कंपोनेंट भी 0 होगा। तो ये बताओ कि इसका x कंपोनेंट क्या होगा ना, अगर ये सारे लेंथ मान लो a है, तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा ना, इसका तो एंगल 0 डिग्री है, a cos 0। a cos 0। इसका x कंपोनेंट क्या होगा ना, एंगल के साथ वाला, यानी a cos π/3 प्लस a cos π/3। इसका क्या हो जाएगा, a cos 2π/3। और समझे आ रहा है? इसका क्या होगा, ये एक्चुअली 180 डिग्री पे है, देखो ये 0 डिग्री मानते हैं, तो ये 180 डिग्री है। 180 डिग्री मतलब क्या होता है, cos 3π/3, यानी cos पाई बेसिकली, तो प्लस a cos 3π/3, फिर ये आ जाएगा 4π/3, फिर ये 5π/3, यानी क्या हो रहा है, ये पूरा चल रहा है पूरा अप टू a cos 5π/3, और ये हो जाएगा a cos 4π/3, इस तरीके से। ठीक है, प्लीज हैव अ लुक, मिल के क्या आ रहा है, have to be 0, है ना, एंड दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड टू बी प्रूव्ड। बोल रहे हैं कि प्रूव करो कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्रूव करो कि cos 0 प्लस cos π/3 प्लस cos 2π/3, इस तरीके से ये पूरा एंड तक, यानी cos 5π/3 is equal to 0। That is what has been asked to prove। देखो cos 0 plus cos π/3 plus 2π/3 3π/3 4π/3 and 5π मिला के इक्वल टू 0। I hope that's okay। No, that is the resultant and hence it's proven। We can even prove sine also similarly। कैसे ना, इसका तो ये y component लेकिन, तो these are all the x components, तो सिग्मा x component has to be 0। क्यों, क्योंकि कंप्लीट पैरेललोग्राम है। सिमिलरली साइन कंपोनेंट का भी होगा, कैसे, ये हो जाएगा a sin 0, ये a sin π/3, a sin 2π/3, a sin 3π/3, इस तरीके से। इसलिए इसका जो साइन होगा, साइन वाला कंपोनेंट्स का समेशन होगा, वो भी इक्वल टू 0 ही होगा। ठीक है ना, सो दैट आल्सो यू कैन डू। ठीक है, चलो इन द मीनवाइल नाउ लेट्स मूव ऑन टू
क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन. इसका आंसर अभी तक किसी ने दिया नहीं है वैसे ठीक से. देवादित्य has given no, कुछ दिए हैं. Aditya has given -2 by 7 I cap plus 2 j cap. Devaditya has given √65. एक्चुअली क्या ना वेक्टर फॉर्म में पूछा था मैंने. ये देखो S1 वेक्टर पूछा, S2 वेक्टर, तो √65 से ना मैं भी समझ नहीं पाऊंगा कि ये सही हो रहा है गलत हो रहा है. √65 करके कुछ दिया तुमने, √65/2 and all. Aryan has also given the answer -2 by 7 plus 2 j cap and -4 by 7 -4 j cap. Aditya has given a second answer also. Palak has given -1 by 6 j cap. Devaditya has given -7 by 2 I cap plus 2 j cap. दोनों के अलग अलग आंसर्स हैं. सॉरी सर, वो 2/7 होगा. हाँ चलो कोई बात. Palak has changed the answer also later on. Priyank has also now given the answer. चलो ठीक है, तो मैं कैरम बोर्ड क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ. देखो इस बार पता क्या होगा, थोड़ा सोचो. ये ऐसे होगा है ना, तो ये ट्राइंगल सिमिलर है, यानी अगर ये x हुआ ना, ये अगर x हुआ तो ये होगा 2x 2x 2x. ये देखो ये टोटल जो है ना 7x हो जाएगा. ठीक है, और 7x इज इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2/7. तो समझो सेम रेशियो वाला चीज ही चल रहा है कि अगर ये 2 है तो ये तो वर्टिकली 4 होगा. तो कितने कौन से ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर, यानी अगर x हुआ तो ये 2x होगा. सिमिलरली ये भी 2x होगा तो ये भी 2x होगा. यानी टोटल 7x इज इक्वल टू 2. Now that is the 7x equal to 2 is a critical step. तो x equal to कितना हो गया 2/7. ये 2/7 हो है ना, और ये कितना है 2 है. तो यानी S1 वेक्टर हो गया -2/7 I cap है ना इधर, और प्लस 2 j cap. Obviously this is in feet में ही क्वेश्चन था. और S2 वेक्टर क्या हो गया फिर, है ना, S2 वेक्टर फिर 2x हो गया. यानी S2 वेक्टर हो गया इक्वल टू -4/7 I cap -4 j. अब ये देख लो अच्छे से. आरव तुमने अब चेंज करके ठीक, प्रियंक ने भी ठीक दिए हैं, हितार्थ ठीक है, आरव ने पहला क्वेश्चन का आंसर ठीक दिया है. चलो गुड. एक दो मिस्टेक्स भी हुए तो आई थिंक नाउ यू विल करेक्ट इट. ठीक है, तो जो भी मिस्टेक हुआ है कोई बात नहीं, जस्ट करेक्ट इट. ठीक है, प्लीज हैव अ लुक. चलो let's now move on to the next one and that is 20. Okay, actually this is more of a mechanical question. So like we cannot do it right now. What I will only do is that I will do the mathematical part. 28 में बोल रहे हैं कि सपोज कोई ग्राफ है y is equal to 2x². अब y is equal to x² का ग्राफ हमें पता है ऐसे होता है, और y is equal to 2x² का ग्राफ याद है ना, y is equal to x² का ग्राफ ऐसे होता है, तो y is equal to 2x² का ग्राफ कैसे ऐसे हो जाता है. ठीक है ना. अक्षर जज आज की ये S2 कैसे आ गया. देखो S2 इज दिस वेक्टर बेसिकली, ये वाला है ना, तो ये हो गया 2x एक्चुअली. देखो ये अगर x होता है ना, मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखा दूं. ये अगर x होगा ना तो ये 2x होगा. इसमें सिमिलर ट्रायंगल के कारण क्या होता है, ये अगर x होता है ना तो ये होता है 2x, फिर ये 2x और फिर ये 2x. यानी कि अगर 7x क्या होगा ना, टोटल 4 दिया था मैंने, तो ये 7x 2 हो गया, तो x इक्वल टू 2/7, तो ये 2/7 हो गया. तो ये कितना हो गया फिर 4/7 हुआ ना. तो ये जो वेक्टर है ये वाला, इसमें क्या हो गया 4/7 इधर जा रहा है और ये जा रहा है 4, तो यानी -4/7 और -4, ये हो गया S2 वेक्टर. ये
ये अब S3 वेक्टर क्या होगा ना, +4/7 एंड +4j। S3 वाला मतलब ये वाला S3 वाला क्या होगा, +4/7 एंड +4j का। तो सॉरी -4/7 आई क्या, सर वो 2x के बाद एंड वाला x होगा या 2x होगा? नहीं ये तो 2x ही हुआ ना, क्योंकि देखो सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से अगर दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करो, इसको और इसको या इवन इसको, ठीक है ना, तो कैसे होगा ना, ये 2 है और इसका हाइट 4 है, तो देयरफॉर इसके जो साइजेस होंगे ना डबल ऑफ ईच अदर होगा, मतलब इसका डबल होगा सब कुछ। तो अगर ये x होगा तो ये 2x होगा, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो सिमिलर है, मतलब सेम है, तो देयरफॉर ये भी 2x होगा, है ना। और इसके साथ भी वही कहानी है, ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल तो सेम ही है, ये भी 2x हुआ एंड सो ऑन। और कोई क्वेरी? नो सर। समझ में आ गया? अक्षय, इज दैट ओके नाउ? सौरभ इज आस्किंग ये कार्डबोर्ड वाला क्वेश्चन वेक्टर्स का है। हाँ वेक्टर का ही है। आई कैप जे कैप लिख रहा हूँ तो ऑब्वियसली है ना, वेक्टर ही है। चलो कोई बात। हाँ तो जो मैं कह रहा था इज दैट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का जो ग्राफ होगा, ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि ये ना एक्चुअली प्लॉट करो, तो प्लॉट किया जा सकता है और फिर अलग अलग जगह पे टेंजेंट का वैल्यू बताओ। तो ये तो हो गया मैकेनिकल अप्रोच, मींस एक्चुअल ग्राफ में प्लॉट करो, फिर वहां पे एक टेंजेंट बनाओ स्केल बना के एंड ऑल, फिर वो सब। But we know that this method is not required so much. We can even do it by simply getting the value of dy dx and putting the values. जैसे इस केस में y is equal to हो गया x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और स्लोप जो है क्या होगा, dy dx। तो स्लोप क्या होगा, dy dx and that is equal to 4x। बस शो करना है और कुछ, ठीक है। तो इस केस में इन्होंने जो मेथड बोला है दैट इज बोर्न ऑफ ए रिसर्च मेथड, कि छोड़ दो कैलकुलस, तुम अपना निकालो ग्राफ ड्रॉ कर, so that can be done and shown also. I mean you can try it at home by taking a graph paper and trying to do that, but इतना कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना। फिर इसको वेरीफाई करने के लिए क्या है, यानी किसी एक्स कोऑर्डिनेट पे उसका वो ड्रॉ कर लो टेंजेंट, फिर थीटा निकल जाएगा, प्रोटेक्टर से निकाल लो, और उसके बाद टेबल्स देख के tan थीटा निकाल, और फिर चेक करो कि वो 4 टाइम्स x आ रहा है या नहीं आ रहा। मैकेनिकल अप्रोच, नॉट सो मच रिक्वायर्ड, इसलिए रहने दो। 21 ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम लोग बोलते हैं एज डिफरेंशियल। ध्यान से सुनो, एक चीज आता है दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब समझो, डिफरेंशियल इज लाइक दिस दैट लेट अस से कोई एक क्वांटिटी y है और वो x पे डिपेंडेंट, और दोबारा ध्यान से सुनो, कोई क्वांटिटी y है जो कि x पे डिपेंडेंट, यानी उसका वैल्यू x वाले पे डिपेंडेंट होता है। अब एक काम करो, जैसे x का वैल्यू थोड़ा सा चेंज करो, जैसे x का वैल्यू थोड़ा सा चेंज करोगे तो y में भी चेंज आएगा। देयर इज नथिंग एबनॉर्मल इन दैट। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर x का वैल्यू मैंने यहां से यहां तक चेंज किया है तो तुमको बताना है y का वैल्यू क्या चेंज होंगे, या y के वैल्यू में क्या चेंज होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मींस वेरी स्मॉल चेंजेस इन वैल्यूज, डिफरेंशियल क्वांटिटीज का। तो डिफरेंशियल मींस व्हाट, वेरी स्मॉल चेंजेस। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं और फिर मैं इसको सॉल्व, ठीक है। इसी को ले लो, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब जरा सोचो, सपोज x का वैल्यू ले लो, सपोज 3, तो जब x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 18, है ना। 2x स्क्वायर तो 2 into 3 स्क्वायर यानी 8। अब एक काम करो, x का वैल्यू कर लो 3.0001, यानी हमने x के वैल्यू में एक डिफरेंशियल क्वांटिटी के हिसाब से चेंज किया, मींस अ वेरी स्मॉल चेंज किया। क्या चेंज किया,
तो डेल्टा एक्स कितना हो गया 0.0001। इस चक्कर में क्या होगा, डेल्टा वाई भी होगा, यानी वाई में भी चेंज आएगा। अच्छा, एक तरीका उसका निकालने का क्या है, यूज कैलकुलेटर, है ना। तो यानी वाई डैश एक्स अगर 3 है, वाई तो एक्स डैश लगाना चाहिए। एक्स डैश जब 3.001 होगा तो वाई डैश क्या होगा 3.0001 का होल स्क्वायर, है ना। आई होप देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग इन दैट। देख लो अच्छे से। सर 2 भी होगा ना। इज इक्वल टू 2 इंटू 3.0001 का होल स्क्वायर। अब ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते, तो उससे y का नया वैल्यू आ गया, है ना। तो देयरफॉर डेल्टा y इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करें। तो कैलकुलेटर अगर हाथ में है तब तो बहुत आसान है, लेकिन कैलकुलेटर हमेशा तो हाथ में होगा नहीं। सोच के देखो, कैलकुलेटर हमेशा तो हाथ में होगा नहीं, तो ऐसे केस में हम लोग इसको कैसे करें, ठीक है ना। अच्छा 18th का भी था, 18th का भी करता हूँ बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ। I'm just coming to 18th. I'll write down it. ऊपर था, मैं इसकी ध्यान नहीं किया। चल, anyway, अब एक तरीका जैसे कि यूजिंग ए कैलकुलेटर, तो वो तो बड़े आराम से हो जाएंगे। बट सपोज कैलकुलेटर नहीं है तो क्या करें, है ना। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे पता है, ये जो y है इसको लिख देंगे एज dy dx। तो हमने ऑलरेडी कर रखा है dy dx क्या होता है 4x। तो therefore dy is equal to 4x into dx। ये इसका तरीका 4x into dx, यानी dy क्या होता है स्मॉल चेंज इन y, दैट इज dy is equal to 4x, है ना, into dx। अब देखो is equal to 4 into x। अब x क्या है 3, है ना, x का वैल्यू 3 था ना, और dx मतलब चेंज इन x। चेंज इन x कितना है 0.0001, यानी क्या होगा 0.001। यानी अगर x इक्वल टू वैल्यू 3 होता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई y होता है, फिर मैंने x का वैल्यू 3 से 0.0001 बढ़ाया, चेंज किया, तो उस चक्कर में y में कितना चेंज आएगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल। तो वो डिफरेंशियल y वाला कितना आ गया इस केस में 0.001। अब कैलकुलेटर होता तो ये सब नहीं करता, मैं कैलकुलेटर से सीधा निकालते वैल्यू माइनस करता, आंसर आ जाता, लेकिन एज आई सेड कैलकुलेटर मैंने अवॉइड किया, तो दैट इज ऑल, ठीक है। देखिए, अच्छा अब ये तो मैंने एक मेथड बता दिया, अब मेथड के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और वो है सर बायनोमियल थ्योरम से भी निकाल सकते थे वैल्यूज के, और वो है y इज इक्वल टू साइन एक्स। एक्चुअली बायनोमियल थ्योरम से तो ये वाला हो जाएगा जो मैंने अभी बताया, ये वाला, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज y इज इक्वल टू साइन एक्स, वो बायनोमियल थ्योरम से नहीं होगा, वो कैलकुलस से ही। सर उसमें साइन एक्स प्लस वाई की एक्सपेंशन लगानी है। हाँ, साइन एक्स प्लस वाई का एक्सपेंशन लगा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हो, पर अब तो जरूरत नहीं है ना, अब तो खैर आराम से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू अगर साइन एक्स होगा तो dy dx क्या होगा cos x, यानी चेंज इन y dy इज इक्वल टू क्या होगा cos x into dx। अब cos x क्या दे रखा है, x क्या दे रखा है, x का वैल्यू बोल रहे हैं कि π/3 से हमने बढ़ाया टू π/3 प्लस π/100, यानी ये हो जाएगा इक्वल टू cos ऑफ π/3 इन π/100। देख लो अच्छे से, ठीक है। So that's it, cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री which is half, यानी इक्वल टू π/200। देख लो, so that's your 21st। इसके बाद हम चलते हैं 18th पे। ओके ठीक है, 18th is also a good question। 18th का देखो क्या है, सर वो 21st का जो क्वेश्चन है वो कुछ डेसिमल में दिया हुआ है।
तो कैसा है? हाँ बेटे, जो 21 का क्वेश्चन है वो डेसिमल में दिया हुआ है। हाँ तो वो अपना कन्वर्ट कर ले। आई थिंक पाई का वैल्यू तो होगा, पाई का वैल्यू 3.14 है, आई थिंक अप्रोक्सीमेट कर सकते। सर हाँ बेटे, सर एक वेक्टर्स का क्वेश्चन। हाँ इसको भेज दो, बट पहले इसको कंप्लीट करें, ठीक है ना। ओके, 18th क्वेश्चन इज सेइंग कि देखो एक चार्ज पे जो फोर्स आता है उसकी एक्सप्रेशन दे रहा है, Q इंटू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलावा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलावा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस, ठीक है। ठीक है, बोलने की नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ओके, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। चलो ठीक, तो जो फोर्स है वो है Q इंटू ई, यानी ई वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में फोर्स होगा एक फोर्स तो इधर ही आ गया। जो दूसरा फोर्स है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। तो एक काम करते हैं, लेट अस से द वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, लेट्स से, मानने में क्या जाता है, अगर जेड डायरेक्शन में होगा तो v क्रॉस b क्या होगा, v क्रॉस b, देखो फोर्स इधर आ रहा है, यानी अगर वेलोसिटी z डायरेक्शन में होगा तो एक चांस है कि ये ऐसे बने, फोर्स उल्टे डायरेक्शन में बने, यानी मैं लिख सकता हूं क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, देख लो अच्छे से। तो क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि क्यू वी बी साइन थीटा होता है ना, इज इक्वल टू व्हाट, क्यू ई हो जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा, नेट फोर्स 0 करना है ना, तो बैलेंस होगा तो हो जाएगा, यानी वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू व्हाट, क्यू तो कैंसिल हो गया, ई बाय बी साइन, ठीक है, देख लो। सर यहाँ साइन 90 होगा तो ई बाय बी हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम पूछने के लिए क्या होगा, मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, साइन 90 कर दो, ठीक है। आई होप दैट्स ओके। चलो, सो फॉर मिनिमम the answer will become equal to what, na, sin 90. I hope that's okay. चलो, टू 22, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो देखो, कोई सा भी चीज का रेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई सा भी चीज का रेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशिएशन से। तो इसमें बोल रहे हैं कि I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी माइनस 1/RC इंटू टी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा एंड देन वी विल मूव ऑन, एंड दैट इज, अगर मान लो y इज इक्वल टू e टू द पावर mx होता है, देखो e टू द पावर x अगर होगा क्या, चलो एक काम करो, अगर y इज इक्वल टू e टू द पावर x हुआ तो इन दैट केस तो dy dx भी e टू द पावर x, तो ये तो चलो आसान केस हो गया, y इज इक्वल टू e टू द पावर x हुआ तो dy dx e टू द पावर x। लेकिन अगर y होता है e टू द पावर mx तो थोड़ा सा रूल अलग है, एंड दैट इज dy dx होता है इक्वल टू m इनटू e टू द पावर mx। देख लो अच्छे से, ठीक है, y इज इक्वल टू अगर e टू द पावर mx होगा, इन दैट केस dy dx क्या होगा, m इनटू e टू द पावर mx। थोड़ा सा रूल में चेंज, ज्यादा चेंज तो है नहीं, बस एक m का ही फैक्टर बाहर आ रहा है, रेस्ट इज द सेम। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन बोल रहे हैं, देखो, यानी यहाँ पे m बोलते क्या होगा, ये तो m हो गया, यहाँ पे m बोलते क्या होगा ना, दिस इज द m। तो देयरफॉर अगर I इज इक्वल टू ये होता है, यानी di dt क्या होगा, दैट इज द,
डी हो जाएगा -1/RC, है ना, आएगा इंटू आई नॉट, ये समझ आया ना, ये m है तो m इज दिस, तो ये बाहर आ गया, इंटू आई नॉट इंटू यही वाला माइनस बस, ठीक है, प्लीज हैव अ लुक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पुट करो, तो e टू द पावर 0 1 होता है, यानी डी क्या हो जाएगा माइनस आई नॉट बाई आर, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट t इक्वल टू 0। फिर बोल रहे हैं t इक्वल टू RC, अगर t इक्वल टू RC पुट करोगे, नाउ एक्चुअली इट बिकम्स इनटू e टू द पावर 0, है ना, t इक्वल टू 0 पुट करो तो तो 1 होता है, e टू द पावर 0, इसलिए मैंने रहने दिया, तो यानी ये आ डिनोमिनेटर में e आ जाएगा। अब अगर मान लो t इक्वल टू RC पे करोगे तो दैट केस क्या होगा ना, ये RC कैंसिल, e टू द पावर -1 यानी 1 अपॉन e हो जाएगा, यानी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन e इनटू e नॉट, बाद में लिखते हैं, इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट बाय RC इनटू 1 अपॉन e। बोल रहे हैं t इज इक्वल टू RC पे, तो t इज RC पुट कर दो, क्या RC कैंसिल, e टू द -1, e टू द -1 इज 1 by एट t इज इक्वल टू RC। फिर बोल रहे हैं t इज इक्वल टू 10 RC, तो 10 RC में क्या होगा, है ना, तो बस यही पुट करना है, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट बाई RC इनटू 10 RC अगर होगा तो RC कैंसिल होगा, 10 रह जाएगा, तो e टू द -10 यानी इनटू 1 by e to the power 10 at t is equal to 10 RC। ठीक है, प्लीज हैव अ लुक। चलो, so that was about your 22। I hope you are getting it। कुछ प्रॉब्लम है तो पूछते जाना साथ में। क्वेश्चन 26 में भी डाउट है। हाँ हाँ, अभी पहले देखता हूँ 23। ठीक है, तो आई थिंक 23 now is very same as compared to 22, है ना, तो 22 23 दोनों ही आया हुआ है, तो 22 और 23 में ज्यादा फर्क नहीं है। बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इन डिस्चार्जिंग आरसी सर इट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू सो एंड सो दिया हुआ है, वो तो पिछले बार भी यही था, और वह आई नॉट आरसी कांस्टेंट पैरामीटर, सब पैरामीटर्स का वैल्यू दे रखा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू, है ना, सी का वैल्यू सब दे रखा। फाइंड द करंट एट t इज इक्वल टू 0.3 सेकंड्स, ये तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट t इज 0.3 सेकंड्स, यहाँ पे di dt की वैल्यू पुट करोगे, एंड फाइंड द अप्रोक्सीमेटली द करंट एट t इज इक्वल टू 0.31 सेकंड। तो ये तो बिल्कुल वैल्यूज पुट करने वाली बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों चीजें पूछा है, एक तो करंट का भी पूछा है, फाइंड आउट द करंट एट 0.3 सेकंड्स, तो क्या करोगे ना, यहाँ पे 0.3 पुट करो, और बाकी तो ये वैल्यू दिया ही रखना है, सब कुछ आर सी आई नॉट वन सब दिया हुआ, जस्ट वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना। फिर बोल रहे हैं फाइंड आउट डी डी टी, तो डी डी टी मतलब ये वाला वैल्यू, क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन है दोनों क्वेश्चन, तो डी डी टी वैल्यू पुट करो 0.3 सेकंड्स टी के जगह, और फिर यही वाला एक्सप्रेशन है, तो देयरफॉर दीज आर नॉट ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, है ना। फिर बोल रहे हैं 0.31 सेकंड पे भी बताओ, अब 0.31 से वाला सेकंड मेरे ख्याल से थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, आई थिंक यू कैन यूज फॉर वन ऑफ क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए कैलकुलेटर यूज कर लेना ठीक है ना। आई माइट से फिर इसके एग्जाम में कैसे करेंगे, देखो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे नहीं जहां पे तुम कैलकुलेशन की वजह से रह जाओ, तो डोंट वरी ऑन दैट ठीक है ना, so don't worry on that। क्वेश्चन 26। हाँ, okay, the question is saying find out the area bounded by the curve y is equal to the minus x, the x axis and the y axis। okay, पहली बात तो इसका कर्व बनाएंगे, है ना।
इंटीग्रेशन यूज करके अगर एरिया निकालते हो तो कैसे निकालते हो वो देखो। सपोज एक फंक्शन कुछ भी हो सकता है और मान लो तुमको यहां से यहां तक एरिया निकालना, मैं जस्ट एक क्विक रिवीजन करा रहा हूं, और ये हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स, y है ये x। वैसे केस में एरिया कैसे निकलेगा ना, अगर तुमको सिर्फ किसी पार्ट का एरिया निकालना है, किसी पार्ट का, सब, इन दैट केस जो एरिया बनेगा वो बनेगा y dx, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, ठीक है ना। और y dx विद द लिमिट्स x1 टू x2। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, है ना, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि y की जगह e टू द पावर x, सॉरी e टू द पावर माइनस x, है ना। तो इसका ग्राफ कैसे होता है जरा वो भी देख लिया जाए। देखो e का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, दैट इज अराउंड 2.7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, और e टू द पावर माइनस x पूछा है, तो x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 1 होगा। तो y और x के ग्राफ में इस बार का जो ग्राफ होगा उसमें e टू द पावर माइनस x में x इक्वल टू 0 पे 1। जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे मान लो x इक्वल टू 1 है तो 1 अपॉन e हुआ, यानी 1 अपॉन 2.73 हुआ, तो दैट इज अराउंड 0.37 अप्रोक्सीमेट। क्योंकि 1 बाई e बहुत जगह यूज होता है इसलिए मुझे याद है, ऐसे नहीं कि कोई याद करके जाना है तुमको। फिर 1 बाई फिर x की जगह 2 3 करके, यानी वैल्यू देखो रिड्यूस करता जा, है ना। तो देयरफॉर द ग्राफ विल बी लाइक दिस। And the question is saying, let find out the area of this. ठीक है सर, एक्स की वैल्यू माइनस भी तो हो सकती है, हाँ? एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी तो हो सकती है। y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में बिल्कुल। रखता है। तो अगर नेगेटिव होगा तो इन दैट केस बढ़ जाएगा, जैसे x इक्वल टू -1 करोगे तो e टू द पावर माइनस x का क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1 हो जाएगा, यानी 2.73। तो देयरफॉर उस तरफ अगर जाओगे तो ऐसे होगा। सर पर उसने y और x एक्सिस के बीच में कहा है। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ, इज दैट। अब एरिया किसका पूछा वो देख लो। अगर एरिया इस तरफ का पूछा है तो उधर का ग्राफ ड्रॉ करने का फायदा है, इसलिए मैंने बनाया नहीं, मैं तो उतना ही पार्ट का बनाया जो कि मेरे से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस और इस ग्राफ के बीच का एरिया। तो बस यही फॉर्मूला है, x1 की जगह 0, x2 की जगह इंफिनिटी, यानी 0 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी क्यों पुट करना है, पीछे दबाता हुआ इंफिनिटी क्यों करना है? हाँ बेटे, इंफिनिटी क्यों? हाँ इंफिनिटी तक जाएगा ना, ये पूरा टच नहीं होगा, वो टच होगा सीधा इंफिनिटी, एक्स एक्सिस है ना। ठीक है, चलो तो e टू द पावर माइनस x dx। अब e टू द पावर माइनस x dx का क्या होगा ना, मैंने बताया था ना, e टू द पावर mx का क्या होता है, इंटीग्रेशन। अच्छा इंटीग्रेशन का नहीं बताया था, सॉरी। e टू द पावर mx dx का जो इंटीग्रेशन होता है, इसका रूल होता है 1 अपॉन m e टू द पावर mx विथ ऑल दोस लिमिट्स एंड ऑल, तो अपने आप कर लो। तो इसका भी ऐसे ही आएगा, तो 1 बाय m यानी -1, यानी माइनस e टू द पावर माइनस x 0 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अगर ऐसे करोगे तो इन दैट केस देखो, अगर इंफिनिटी पुट करो तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी व्हिच इज व्हाट 0, है ना, तो 0। और अगर 0 पुट करो तो 1, तो -1, तो -1 यानी इक्वल टू 1। इस पूरे पार्ट का जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू 1। ये इससे कंक्लूजन है, ठीक है। आई होप दैट्स ओके। Okay, Aditya has also asked another question, that is 6.
एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया आदित्य बेटे। सर इंट्रोडक्शन था 6th क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का। हाँ मतलब कौन सा पेज का है? सर पेज नंबर 9 का है। अच्छा वो इंटीग्रेशन dx by 2x minus x square। यस सर। ओके तो मैं इसका एक जनरल वो बता देता हूँ, इज दैट है ना, इसको ना सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। इन जनरल मैं बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx by under root of a square minus x square। now you might say लेकिन इसमें तो a square minus x square नहीं, इसमें तो थोड़ा सा अलग है। थोड़ा अलग भी अगर हो ना तो उसको रिड्यूस कर लो, इसमें और भी फॉर्म्स हो सकता है, जैसे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x माइनस या x प्लस माइनस b का होल स्क्वायर, है ना, dx बाय। तो इस तरीके का भी अगर क्वेश्चन हुआ ना तो भी इसी कैटेगरी में आएगा। अब हर क्वेश्चन को तो अलग से सॉल्व नहीं कर सकते हो ना, तो मैं इसका जनरल ट्रेंड या तरीका बता, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस मेथड को समझ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मेथड को कैसे करोगे, तो सब्स्टिट्यूशन क्या किया जाए, पहली बात तो ये देखो, मैं एक काम करो, इसमें इस टाइप के जब होता है ना तो इसमें दो टाइप का सब्स्टिट्यूशन होता है, या तो cos थीटा या तो sin, यानी x इक्वल टू a cos थीटा और नहीं तो x इक्वल टू a sin। जब भी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिखेगा इंटीग्रेशन में तो ज्यादातर क्वेश्चंस, देखो कोई ऐसे जनरल रूल तो नहीं बताया जा सकता है, बट ज्यादातर क्वेश्चंस में x इक्वल टू a sin थीटा या तो x इक्वल टू a cos थीटा ये सब्स्टिट्यूट किया जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन में देखना ही है, ठीक है ना। और ऐसे अगर करोगे तो इन दैट केस क्या होगा, dx d थीटा कितना होगा, तो लेट्स टेक दिस वन, या इसको ले लो, ठीक है, लेट्स से वी आर सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू a sin, है ना, तो dx d थीटा कितना हो जाएगा फिर a cos थीटा, क्योंकि sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos थीटा, यानी मैं dx को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं a cos थीटा d थीटा से, राइट। तो इसका कुछ लिमिट्स होगा, जो भी होगा तो देखा जाएगा। तो dx की जगह ये पुट करूंगा मैं, यानी I हो जाएगा इक्वल टू, therefore this integration will be equal to, अब dx क्या है, a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, अब a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, a स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा एंड दैट इज cos स्क्वायर थीटा। तो यानी ये बन जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन a cos थीटा d थीटा बाय, ये भी देखो a cos थीटा d थीटा ही होगा, a cos थीटा ही होगा, यानी a cos, यानी क्या हो गया इंटीग्रेशन। अब वो लिमिट्स के ऊपर है क्या होगा, यानी इक्वल टू थीटा प्लस सी, फिलहाल तो ये लिखा, क्योंकि अभी तो लिमिट्स दिया नहीं मैंने, इसलिए मैंने कांस्टेंट रखा, याद है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में तुमको कांस्टेंट रखना है, और अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा इन दैट केस कांस्टेंट रखने का जरूरत नहीं, ठीक है, फाइन। अब लो, अब ये जो थीटा है वो कैसे होगा ना, देखो x तो a sin थीटा मैंने लिया, यानी sin थीटा इज इक्वल टू a by x, सॉरी x by a, यानी इससे क्या पता चल रहा है ना, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x by a, क्योंकि हम आंसर को थीटा के टर्म्स में नहीं रख सकते, है ना, तो हमने x के टर्म्स में रखना, तो इसलिए इसको कर दिया इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x by a प्लस, बाकी एग्जैक्टली क्या आएगा, ठीक है ना, वो थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि इसके लिमिट्स क्या है, क्योंकि इसके अंदर लिमिट्स भी होंगे,
है ना, लिमिट्स भी दिया जाएगा, तो लिमिट्स को भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, मॉडिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स है और यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, तो यहाँ पे दो चीजें चेंज होता है, एक तो वेरिएबल बदलता है, सब्स्टिट्यूशन से दो चीजें बदलती है, एक तो वेरिएबल बदलता है, ठीक है ना, जैसे एक्स था वेरिएबल, अब थीटा हो गया, एक तो ये बदला हुआ हमने सब्स्टिट्यूट किया इसलिए, और क्या होगा, इसका लिमिट्स भी बदलेगा, तो इसका लिमिट्स क्योंकि अभी फिलहाल एक्स का लिमिट्स ये, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अब हमें थीटा का लिमिट्स पुट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, दैट ऑल डिपेंड्स, ठीक है, so that's typically the way to address these questions, ठीक है। सर लिमिट्स कैसे चेंज करेंगे, वो एग्जांपल देके बता सकते हैं? चलो ठीक है, जैसे जैसे सपोज इसी में मैं करता हूं कि लिमिट्स है सपोज इक्वल टू 0 to हाफ, सपोज, ठीक है, अगर मान लो 0 to हाफ है सपोज, और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करें, isn't it? So तो अगर मान लो लिमिट 0 to हाफ है, अब देखो x का वैल्यू जब 0 होगा, थोड़ा सोचो, जब x का वैल्यू 0 है तो हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, a sin थीटा, है ना, तो x इक्वल टू अगर 0 है तो हमने तो सब्स्टिट्यूट किया a sin थीटा, ठीक है, एक काम करो इसको ना 0 से a/2 कर, लिमिट्स में 0 to a/2 ले, तो जब x का वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब a sin थीटा 0, यानी a sin थीटा 0, यानी थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि हमने a sin थीटा का लिमिट वो पुट किया, तो जब x का वैल्यू 0 है तो यानी a sin थीटा 0, यानी थीटा 0, यानी लोअर लिमिट तो आ गई, इसके ये तो 0 ही, फाइन, फिर है a/2, तो जब x का वैल्यू a/2 है, इसका मतलब a sin थीटा का वैल्यू a/2 रखेंगे, क्योंकि हम तो x की जगह a sin थीटा पुट कर रहे हैं, तो अगर a/2 रखोगे तो इसका मतलब sin थीटा क्या होगा, हाफ होगा, यानी थीटा क्या होगा 30 डिग्री, यानी इक्वल टू π/6, रेडियंस में तो π/6 ही लिखेंगे, है या नहीं, तो 0 to π/6, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा 0 to π/6, d थीटा पे भी हो जाएगा 0 to π/6, अब तो कांस्टेंट नहीं होगा ना, क्योंकि जब लिमिट्स आ चुका है, तो अब इसको पुट करो थीटा 0 से π/6, ठीक है ना, अब तो डायरेक्ट आंसर आ गया फिर π/6, यानी इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू अब आ गया π/6, ठीक है, ये लिमिट्स कैसे चेंज किए एक बार बहुत अच्छे से देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और किसी को कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लो, है ना, हाउ टू चेंज लिमिट्स, प्लीज हैव अ लुक, ये इस क्वेश्चन के बहाने या इस क्वेश्चन के प्रीटेक्स्ट में, बैकग्राउंड में मैंने लिमिट्स चेंज करने का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताया है, उसको एक बार अच्छे से देखो, डोंट नेग्लेक्ट इट, किसी को कोई पूछना तो बता दो, आई होप इट्स ओके नो, 5/6 वाला, ठीक है, अच्छा ऐसे और कुछ लिमिट होगा तो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, जैसे मान लो a/2 है तो कल को a/√2 आ जाएगा, a/√2 आ जाएगा तो फिर ये 1/√2 होगा, तो थीटा हो जाएगा फिर 30 डिग्री ना होगा 45 डिग्री, यानी π/4 हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली
थोड़ा सा लिमिट्स बदलेंगे तो वैल्यूज बदल जाएंगे, है या नहीं? चलो ठीक है, तो वी आर टुडे रनिंग आउट ऑफ टाइम है, तो मोरलेस हमने ये वाला पार्ट तो कवर कर लिया, जो भी डाउट्स थे. मे बी वी कैन टेक अप सम मोर टुमारो आल्सो. ओके, आरव हैज सेंड समथिंग. जूम पे डाउट देख लूंगा, ठीक है, देख लूंगा. आज तो टाइम ही खत्म हो गया. तो लाइक लेट्स वाइंड अप टुडे हियर इटसेल्फ. कल ना एक बार एक चीज मुझे इंपॉर्टेंट बताना इज दैट सीपीटी के दौरान कैसे क्या क्या चीजें और कैसे कैसे कंडक्शन होगा, उसका मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा. तो लाइक कल के क्लास में तो लाइक क्या क्या चाहिए, मतलब है ना, जैसे 2 डिवाइसेस चाहिए और इस तरीके से कंडक्ट होगा एंड ऑल, पीडीएफ को कैसे अपलोड करना है वगैरह. तो दैट आई विल टेल यू टुमारो. आज बोलना था लेकिन अब तो टाइम खत्म हो गया, ठीक है ना. तो कल इसके ऊपर बात करेंगे और थोड़ा सा और आगे का भी कुछ चर्चा करेंगे. फाइन, चलो आज के लिए इतना ही. हैव अ गुड डे. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू बेटे. Thank you, sir. नियंत कि वो आप चैनल पे वीडियो आजकल अपलोड नहीं कर रहे हैं. एक्चुअली क्या ना, थोड़ा सा उसमें इश्यूज है कि कुछ बच्चों ने कुछ इस तरीके से कर लिया है कि हम वीडियो देख लेंगे इस तरीके से. तो देयरफॉर वीडियो चैनल में सब अपलोडेड है, लेकिन सिर्फ मतलब रिक्वेस्ट बेसिस पे ही कुछ लोगों को दिया जाएगा, नॉट फॉर एवरीवन. ठीक है ना. तो थोड़े से पॉलिसी में चेंज है एज पर दी मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल. चलो ओके बेटे, आज के लिए इतना ही. चलो ओके.